ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? Yes, ma'am. Okay, now let's start with the questions. मैम 1 का सी। Yes, ma'am. 1 का C. मैम 2 का ए। मैम 3 का भी सी। Okay, 3 का सी मैम। 3 का C. Okay. None of the answers are correct, but anyone need any explanation? I think question number 1 आपके बुक के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। याद है हमने लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े थे एंड यस में? मैम। सारे के सारे फैक्टर्स, ऑल ऑफ देम yes, आर ma'am. एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट दिस वन। ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया, C3 की बजाय C4 लिखा है। Yes, Yes, ma'am. बस ma'am. बाकी सारे स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। ओके, डज एनीवन नीड एनी एक्सप्लेनेशन? No, no, मैम। Okay, let's move on. सब राइट थे ना उसमें? Yes, yes, सारे right. Otherwise, I would have said something. मैम 5 का डी। Okay, Shreya is also saying 5T. Okay. फोर का है मैम। Okay. यस मैम 4 का ए। Ma'am 6 का B. Okay. Okay. All answers are correct. But anyone need any explanation? Question number 4 याद आ रहा है? Starting में ही photosynthesis के यस मैम starting में हमने पढ़ा था। इमर्शन इफेक्ट, वो इमर्शन एक और राइट scientist राइट, और जो रेड ड्रॉप इफेक्ट था दैट वाज द स्पेक्ट्रम हाँ वो एक्सपेरिमेंट क्लेडोफोरा स्पेक्ट्रम पे वाला किया था। एक्सपेरिमेंट क्लेडोफोरा कि राइट, रेड और ब्लू रीजन्स में ज्यादा पाए जाते। एग्जैक्टली सो दैट उन्हीं दोनों इफेक्ट के ऊपर था, और इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट पे 2 फोटो सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए थे कि 2 डिफरेंट सिस्टम्स आर वर्किंग हैंड इन हैंड। ओके, यस यस मैम। लेट्स मूव ऑन। एक बार 6 एक्सप्लेन कर दो ना थोड़ा सा। ओके, वो कह रहे हैं कि सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रू। ओके, सबसे पहली चीज, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टूड, क्योंकि जिन्होंने आंसर किया, करेक्ट आंसर किया, सो कैन यू टेल मी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? First and second is correct, ma'am. फर्स्ट एंड सेकेंड
ओके, सो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से जो भी स्टेटमेंट्स है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सारे बच्चे ध्यान से देखो, symbiotic nitrogen fixers occurs in free living state हाँ also यस in मैम, soil. ये समझ That is में आया। correct. Then stamens in flowers of Glorosia and Petunia are polyandrous. These are example based questions. अगर morphology थोड़ा बहुत अगर याद आ रही होगी या फिर anatomy भी, तो उनसे connected भी कुछ questions यहाँ पे पूछे गए हैं. So basically ये दोनों example based हैं. Polyandrous का meaning क्या था? मैम मतलब अगर ज्यादा से मतलब एक से ज्यादा आंसर थे। okay, okay, मैम good. वो हम्म मैम अगर वो फ्यूज्ड होते थे तो वो उसको एडेल्फस टर्म दे देते, और अगर वो नहीं फ्यूज्ड होते थे तो उसको पॉलीएंड्रस। राइट राइट. सो अभी बेसिकली पॉलीएंड्रस यानी बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट है, दैट इज द पॉलीएंड्रस कंडीशन. अब थर्ड स्टेटमेंट पे ध्यान से देखना क्यों वो इनकरेक्ट है. डाइकॉट स्टेम्स अ न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सेल ऑफ पेरिसाइकिल एट द एंड ऑफ द मैम सेकेंडरी वो तो ग्रोथ. क्या सेकेंडरी कैम्बियम्स। ओके, राइट राइट. सो वो बोल रहे हैं कि डाइकॉट स्टेम में न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल ऑफ पेरिसाइकिल. सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल से कभी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं नहीं हुआ ना. नहीं नहीं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स थे, यानी यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम इंटरफेसिकुलर। पार्टिसिपेट किए हमेशा से. सो दैट्स व्हाई वो यस रॉन्ग हो मैम। गया. देन हाँ स्टेटमेंट लास्ट नंबर वाला तो 4. रॉन्ग ही है। Right. Phosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport of proton across the membrane. No. Phosphorylation की वजह फोटो से फॉस्फोरिलेशन में होता है, बड़ा ऑक्सीडेटिव में नहीं होता। correct correct. So that's why only two statements are मैम absolutely correct. ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोरिलेशन कौन, मतलब वो उसको explain करना है. नहीं, वो हाँ वो वाला कौन सा है? Okay. वो क्रेब्स साइकिल है क्या? यस मीन्स आप बोल सकते हो काइंड ऑफ, बट बेसिकली ये जो भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो भी ईटीएस इलेक्ट्रॉन आप पढ़ते हो, ट्रांसपोर्ट, अच्छा हाँ। हाँ, तो वो जो ईटीएस जो साइटोक्रोम एस्टेब्लिश कर रहा था, दैट इज योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, मतलब सो जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है वो वाला। बट नो नो नो, क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं. सो क्लोरोप्लास्ट वाला जो साइटोक्रोम यूनिट, वैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की भी उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप बोल सकते हो, बट मोस्टली उसे आइडियली हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन ही कहते हैं. यहाँ पे यस ऑक्सीडेटिव मैम। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो रिडॉक्स रिएक्शंस चल रहे थे साइमल्टेनियस, वहां पे जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस जो होगा, दैट विल बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्योंकि एट द एंड वही साइटोक्रोम के मूवमेंट की वजह से, देन कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में हमने पढ़ा था, नेक्स्ट पार्ट वही था कि ये इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस led to certain electron gradient, and then उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कैरी करके एनर्जी को ट्रांसफर करवाया, यू नो, एटीपी सिंथेस, यस देन मैम, एनएडीएच. प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट। करेक्ट करेक्ट. सो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, यस मैम। इसको आप ये भी बोल सकते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इफ यू वांट टू राइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिंक्ड फॉस्फोराइलेशन, यू कैन कॉल दैट. ओके, यस डन. मैम। क्वेश्चन नंबर 6 यस समझ यस में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट. नाइन का बी मैम. यस मैम, 9 का मैम, 8 का भी बी है। Ma'am, 7 हाँ D है शायद. यस मैम। Okay. Question number 7th.
करेक्ट, मींस 7th करेक्ट है, 9th करेक्ट है. जस्ट लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 8 वन मोर टाइम. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कमेंटेड, ये सारी चीजें मैंने कमेंट की थी इस बारे में व्हेन वी वर स्टडिंग फोटोसिंथेसिस ऑफलाइन क्लासेस. इंट्रोडक्शन सेशन अगर याद कर पा रहे हो, या फिर एंड का सेशन भी अगर फोटोसिंथेसिस का आपको याद आएगा, यू विल क्लिक इट कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. नहीं तो इनिशियल हिंट दे रही हूँ, एक्सपेरिमेंट्स, इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करो. एल्गा राइट. डिस्कवर Arya हुआ और था उसमें. okay, Arya also said Elga. So yes, क्योंकि इनिशियल क्लेडोफोरा, देन व्हाट आर अदर स्पीशीज, एल्गी के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. तभी तो पता चला कि कौन कौन से पिगमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए किन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है. तो एग्जैक्टली पहले लोअर प्लांट से शुरुआत हुई है, बाद में वो कॉन्सेप्ट हायर प्लांट्स में एस्टेब्लिश किया गया है. सो इसका राइट आंसर ए है. क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो करेक्ट. आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सारे एग्जाम्पल में से क्या देखना पड़ेगा, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट. C3 and C4. राइट. तो जो भी C4 होंगे उसमें क्रांस एनाटॉमी प्रेजेंट होगा. सो Yes, शुगर yes, केन एंड मेज. अगर इसमें मेज होता देन Maize आल्सो होता तो राइट A आंसर. and B या whatever वैसा आ जाता. राइट. More than one option correct भी होता है. राइट. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. मैम 12 का D. 10B. Yes. 10B. ओके, 10th B and 12th D. D. Yes. मैम 11 का C. Okay, चलो let's try to focus on the questions. Question number 8, no sorry, question number 10th सबको समझ में आया? Shreya is saying 11th का A. Okay, I'll write A also. 11 का D है मैम. Sorry, 11th B. का B. Okay, so मैं A. Anyone जिसको D भी लग रहा है? Sorry, B. Okay, मैंने सारे ऑप्शंस लिख दिए जिन जिनको लग रहा है. क्वेश्चन नंबर, पहले 11th में कंफ्यूजन है, 11 ही देख लेते हैं. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय. वो कह रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे कंट्रोल होगा? मैम दोनों से, क्योंकि दोनों में फैक्टर्स इन्वॉल्व है. ओके. Yes, ma'am. ओके, एनीवन एल्स जिनको बी लग रहा है, कैन यू एक्सप्लेन? किसी और को कोई और एक्सप्लेनेशन लग रहा है? ओके, सी जो फोटोसिंथेसिस आपने क्या रिएक्शन, बोला वो सुनाई नहीं दिया. ओके आई वाज सेइंग जिन लोगों को दूसरे ऑप्शंस लग रहे थे, डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन? जिनको ए या बी इंडिविजुअल ऑप्शंस लगे हैं, डू यू हैव एक्सप्लेनेशन? क्यों ऐसा लगा कि ओनली लाइट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट या ओनली डार्क रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट? ओके, रुचिर का एक्सप्लेनेशन है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डार्क रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई ए. ओके, सो मींस अगर ए होगा ही नहीं तो बी भी नहीं होगा, सो अल्टीमेटली वन ऑप्शन. ओके, आई गॉट योर पॉइंट.
ओके, व्हाट अबाउट अदर पीपल जिनको सिर्फ ओनली बी लग रहा था? ओके, प्रशंसा इज आल्सो सेइंग 11C. चलो, एक एक्सप्लेनेशन, एक हाइपोथेसिस मैं आपको देती हूँ, यू थिंक अबाउट इट एंड देन टेल मी कि ये सही है या नहीं. जो फोटोसिंथेसिस का मेन कंट्रोलिंग है, इवन दो लाइट इंटेंसिटी है, बट एट द एंड उस इंटेंसिटी को यूटिलाइज करने के लिए तो एंजाइम इंपॉर्टेंट है. सो फोटोसिंथेसिस जो कंप्लीटली एक प्रोसेस है वो एंजाइम बेस्ड है, यानी अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी. दूसरी चीज, पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस मींस एक्सेस एनर्जी को लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पूरे के पूरे एक्सेस एनर्जी को हम क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं एट द एंड? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च या फिर ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का जो भी इंटेंसिटी है वो आगे अफेक्ट होगा, और एंजाइम उसी तरीके से जो उनका साइकिल या फिर उनके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म्स जो भी प्रिपेयर्ड हैं, जो सारी चीजें एस्टेब्लिश्ड हैं, वो नहीं हो पाएंगी. तो ये सारे सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस हैं, और अगर उनमें से कोई भी चेन रिएक्शन अगर रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा, लास्ट वाला जो रिजल्ट है, अगर वो फेज ही सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो उसका फर्स्ट फेज कभी प्रॉपरली हो पाएगा? क्या वो कैरी करके वो फोटो सिस्टम्स इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट एंड देन एक्सेस एनर्जी को पास ऑन कर पाएंगे? That's my hypothesis. Think about it. Okay, let's Yes, put this ma'am. question as thinking because I understood Yes, your ma'am. point. सबका point valid लग रहा है. मैम मैं भी एक बात बोलूं क्या? मैम मतलब एक्चुअली जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे तभी हमने ये भी बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मिनिमम फैक्टर. अब लाइट पे तो डिपेंड कर ही रहा है पूरा. लाइट अगर नहीं आएगा तो वैसे भी फोटोसिंथेसिस आगे कैरी ऑन हो ही नहीं पाएगा. अकेला डार्क रिएक्शन तो नहीं होने वाला. राइट. बट अगर लाइट आया, लाइट अच्छे से कंट्रोलेबल है एंड फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सकता है, तो लाइट रिएक्शन पहले अच्छे से होगा, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन भी तो डिपेंड करता है ना CO2 कॉन्सेंट्रेशन. राइट. बट CO2 कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर है और उस पे ज्यादा डिपेंड करता है. एंड तो दोनों फैक्टर्स में डोमिनेटिंग ज्यादा CO2 होगा. बट फिर भी तो दोनों से कंट्रोल्ड है ना. वेदर, और फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वाटर. वाटर नहीं होगा तो ना फोटो ना लाइट रिएक्शन काम करेगा ना डार्क रिएक्शन. क्योंकि लीफ को वाटर तो चाहिए ना टर्जिडिटी के लिए, नहीं तो स्टोमाटा ही बंद हो जाएगा, ना CO2 आ सकता है और ना फिर सारे रिएक्शंस कंटिन्यू नहीं होंगे, तो वो लाइट अब्सॉर्ब करना भी रह जाएगा उसका. तो सब फैक्टर्स मिला के होता है, तो वो सारे फैक्टर्स दोनों रिएक्शंस में हेल्प कर रहे हैं ना. तो इसके लिए दोनों रिएक्शंस का मुझे लगता है. ओके, चलो इसके ऊपर एक और हाइपोथेसिस मेरा ये है, जस्ट थिंक अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग कि मैं कंप्लीटली सही हूँ, एवरीवन कैन बी राइट, ये आंसर की चेंज भी हो सकती है. अब एक और चीज है, फोटोसिंथेसिस बाय डेफिनेशन क्या है? लाइट को इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में हमने कन्वर्ट किया. एंड रिमाइंड यू, फोटोसिंथेसिस जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस हैज टू फेजेस, एक लाइट डिपेंडेंट फेज होता है और एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है. हम फोटोसिंथेसिस के रेट को कम या ज्यादा कब बोलेंगे? जब इनिशियल लाइट इंसिडेंट जो हुआ ऑन द क्लोरोफिल पिगमेंट्स, वहां से लेके एंड तक जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा और उसकी मदद से क्या मिलेगा हमें? स्टार्च या ग्लूकोज मिलेगा. तब तक इनमें से एंड में मींस ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो लास्ट के रिएक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू द मेन वन. अगर डार्क रिएक्शन होगा ही नहीं सपोज, तो अगर लाइट इंटेंसिटी आ भी रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश हो भी रहा है, तो भी उसे हम फोटोसिंथेसिस का कंप्लीशन नहीं बोलेंगे. एम आई राइट? अगर एंजाइम्स में इश्यूज हुए या फिर एंड के जो कार्बोक्सिलेशन या C3 पाथवे जो हम बोलते हैं, उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ,
तो इवन दो लाइट प्रेजेंट रहेगा, स्टिल फोटोसिंथेसिस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यस मैम। राइट? सो दैट्स व्हाई मेरी साइड से डार्क रिएक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट और हाईली इफेक्टिव, क्योंकि डार्क रिएक्शन का मतलब नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के बाद का रिएक्शन, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस में बोथ लाइट एंड डार्क दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बट यस, इनिशिएशन हमेशा लाइट रिएक्शन से होता है, क्योंकि वो लाइट एक्स्ट्रा जो लाइट का इम्पैक्ट हो रहा है उसी की एक्सेस मैम एनर्जी को यूज कर मैम रहा है। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि लाइट एक पर्टिकुलर ही रेंज तक 10% पे तो सैचुरेट हो जाता है। ओके। अगर प्लांट को 10% भी मतलब एक पिनहोल से भी उसको लाइट मिलती है, तभी भी वो जगह पे जहाँ पे लाइट गिर रही है जो लीफ पे, तभी भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है एक फुल्ली। फोटोसिंथेसिस नहीं आगे करेगा, फोटोसिंथेसिस इनिशिएट करेगा, इनिशिएट करेगा, स्टार्ट लाइट नहीं रिएक्शन। नहीं यस मैम, वो इनिशिएट करेगा और आगे जो कैरी फॉरवर्ड करने वाला है वो डार्क रिएक्शन वाला है ना, राइट? डार्क रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, सो तो जस्ट इसके लिए आप बोल रहे हो ना कि डार्क रिएक्शन ज्यादा करेक्ट, क्योंकि है लाइट का इसके लिए। कितनी भी इंटेंसिटी आप इनिशियली दे दोगे, लाइट रिएक्शन मींस जितना प्रोटीन्स को एक्टिवेट होना था या फिर एंजाइम्स को एक्टिवेट होना था इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करने के लिए, वो उतने ही होंगे। उसके बाद इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दी आपने सनलाइट की, उससे लाइट रिएक्शन का कोई भी रेट इंक्रीज नहीं होगा, राइट? तो वो मींस यू ओनली आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो अगर लिमिटेड इंटेंसिटी मींस लिमिटेड सनलाइट, एक टाइम के बाद सनलाइट खुद एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि वो क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन करने लग जाएगा। फिर अगर क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हो गया तो फिर कोई भी चीज कैरी ही नहीं कर पाएगी। फिर वो जो हमारे पास हार्वेस्टिंग चैनल था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। यस मैम। तो फिर कोई भी चीज जो कैरी नहीं हो पाएगी। लाइट सिर्फ इनिशिएट कर सकता है, बट कंट्रोल करना डार्क रिएक्शन का। राइट, दैट्स माय स्टेटमेंट। ओके, अब इसको क्या करना है, आई हैव हाइलाइटेड दिस क्वेश्चन, इसका मैं आंसर मेरी साइड से डार्क रिएक्शन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बोथ लाइट एंड डार्क, एंड कुछ कह रहे हैं लाइट रिएक्शन। ओके, सो एवरीवन इज कंफ्यूजिंग। तो अगर हमारे पास कंफ्यूजन है, टेक वन डे एक्स्ट्रा, संडे ले लो। अब संडे को बैठो, फोटोसिंथेसिस के इस हाइपोथेसिस या इस जो थियरी हमने आज जो भी डिस्कस किया, जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ यू कम टू अ कंक्लूजन देन इट्स गुड, अगर नहीं हुए देन फिर मैं आपको और बेटर वे में समझाती हूँ, देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे कि व्हाई ओनली डार्क रिएक्शन इज कंट्रोलिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग नहीं है कि सिर्फ लाइट रिएक्शन ही होगा, दोनों ही रिएक्शन जब तक वो फिनिश नहीं होते तब तक फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट नहीं बोलेंगे। तो जो चैप्टर के एंड में C3 एंड C4 पाथवे हमने पूरा पढ़ा था, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तब जाके आपने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया था। सिर्फ लाइट रिएक्शन से या फोटो सिस्टम 1 या 2 पढ़ने से आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुआ था। दैट इज ऑल्सो अ मिसकंसेप्शन दिमाग में, क्योंकि वो डेफिनेशन, वो वर्ड में फोटो आ जाता है ना, तो हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा इसमें, बट एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रिएक्शंस। So think about it one more time. So I'm not writing any kind of answer keys. Means मैं कोई भी आंसर नहीं लिख रही, I'm putting question mark. अगर नहीं हो रहा, then next session में we are going to discuss. So this is your everyone's homework question. Think about it. Okay. Question number 12. Question number 12. The end product of the Kelvin cycle. Okay. Kelvin cycle कौन सा cycle है? जो C3 साइकिल है। Right. C3 का end product क्या था? ATP और ATP नहीं, मैम ATP लास्ट में रीजनरेशन में यूटिलाइज हो जाता है, तो NADP रिलीज होता है, NADPH। वैसे तो एंड प्रोडक्ट विल बी द ग्लूकोज, बट अब वो नहीं है, तो 3 कार्बन कंपाउंड वी कैन कंसीडर इट। सो 3 कार्बन कंपाउंड इज PGA। हाँ, PGA, राइट, बोल सकते हैं। यस मैम। तो अगर PGA है तो वो आंसर हो गया हमारा। हाँ, वो बेटर आंसर होगा ना। राइट, मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा था, पर मैंने फिर बोला कि रीजनरेशन थर्ड स्टेप के बाद में ADP फॉर्म हो रहा, तो मैं राइट। एवरीवन कैन रिमेंबर PGA फुल फॉर्म? फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
करेक्ट. सो ये 3 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड समझना बहुत जरूरी है बच्चे, सारे बच्चे जितने भी हैं, प्लीज रिमाइंड इट, ध्यान में रखो इस चीज को. ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 का राइट है ना? राइट, नहीं दैट था. इज करेक्ट. 13 का बी, Okay. 14 का भी बी, एंड 15 का ए. Okay, Arya also has given the same answers. Okay, rest of the class, any doubt in any of the question? ये direct questions हैं, very easy. No, ma'am, no doubt. Okay, चलो let's move on. Next part. 16 का डी, Okay, 16th D. और 17 का सी, 18 का बी, Okay, anyone else who is thinking something else? कोई और आंसर या कोई डाउट any of the questions? क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे आपके मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है एक्चुअली, अगर आपको याद आ रहा होगा तो. मैम उसमें मैंगनीज और क्लोरीन था, राइट, जो फोटोलिसिस में हेल्प करता. exactly. Then question number 17, oxidative phosphorylation refers to, अभी just थोड़ी देर पहले ही देख लिया हमने, हाँ, यस. Yes, ma'am. right? Then Yes, ma'am. question number 18, which of the following is not an accessory pigment? जो universal pigment होगा, which will be chlorophyll A. Chlorophyll A. Right. चलो, let's बाकी move on. सारे एक्सेसरी है. मैम 19 का 19A. ट्वेंटी का डी, B और D. डी है. डी. Okay. 21B. Okay, 21B. बट 20 का ए भी हो सकता है. ए और डी में कंफ्यूजन है. Okay. Yes, 20 21 का. बच्चे, can you repeat one more time? 21 का क्या था? B, ma'am, B. Okay, B. यस मैम. नहीं मैम 21 का ए है. Okay. तो फोटो केमिकल दोनों फोटो सिस्टम्स दिखा दें. Okay, I'm writing both the answers क्योंकि दो अलग-अलग बच्चों ने कहा है. Okay, 20 का ध्रुव you were confused कि A भी हो सकता है. हाँ, यस मैम. Okay, anyone else? किसी और को लग रहा है कोई और आंसर्स? Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 19 तो सही है, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, there is no debate on it. क्वेश्चन नंबर 20 वो पूछ रहे हैं कि in actively grown young plants the best data for estimating the rate of photosynthesis would be ratio of oxygen evolved to carbon dioxide absorbed. Okay, यही मेन जो क्या था, ये रेस्पिरेटरी कोशेंट, रेस्पिरेटरी yes. कोशेंट पे ही पता चलेगा कि प्रॉपरली जो कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लूकोज जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है रेस्पिरेशन में या नहीं, कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. सो दैट विल बी द बेस्ट डेटा. सो दैट्स व्हाई आंसर ए. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21, इमर्सन इफेक्ट ने दो फोटो सिस्टम बनाया था, है ना, दो डिफरेंट फोटो सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था क्योंकि वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग इंटेंसिटी उन्होंने डिस्कवर की थी कि फोटोसिंथेसिस की इंटेंसिटी कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज्यादा हो रही है, और ये साइमल्टेनियस इंक्रीज एंड डिक्रीज चलता ही रहता है क्योंकि एक हायर वेवलेंथ इस्तेमाल होता है और एक लोअर वेवलेंथ इस्तेमाल होता है. दैट्स व्हाई आंसर इज ए ओवर हियर. Yes, ma'am. ओके, क्लियर सबको? Yes, ma'am.
Okay, let's move on. Next part. Ma'am, 23C. Okay, 23. मैम 24 का सी, मैम 22 का भी सी, सॉरी 22 का बी, 23C. Then 24. Okay, Blackman. चलो ये तो आपको पता चल गया है. 22 का बी, 22 का B. Okay, so all are correct. None of them are wrong. Okay, ये तो easy था. चलो let's move on next part, क्योंकि आगे कुछ ऐसे questions हैं respiration के भी. मैम 26 का सी, 27 का ए, 27A. 25D. 25D. Okay. (27A). Okay, this one is easy. Okay, all are correct. None of them are wrong. कोई doubt? कोई explanation? मैम 25 का, Okay, which of the following? Why OTP? Sorry, not OTP. ATP is a coenzyme. Coenzyme का meaning किसी को पता है? कुछ सोच पा रहे हो? What are coenzyme? मैम मतलब वो कोफैक्टर है, ओके, कोफैक्टर. देखो कोफैक्टर कोएंजाइम का एंजाइम, मीनिंग क्या होता है? जो आजू बाजू के जो एंजाइम्स है ना, वो उनको इनहेंस करवा दे, उसको बोलते हैं कोएंजाइम. समझे? मींस yes, जो yes. आसपास जो भी एंजाइम है उनके काम को इनहेंस करवाना इज कोएंजाइम्स वर्क. इसीलिए एसिटाइल को ए किसके साथ? पायरुवेट के साथ रिएक्ट होता है, और अगर वो उसके साथ रिएक्ट होगा तो वही वो कोएंजाइम है कि उसके बाद पूरे क्रेब साइकिल में वो इनिशिएट करवाते हैं दूसरे एंजाइमेटिक वर्क को, ताकि डीहाइड्रोजनेज, डी कार्बोक्सिलेज, काइनेज, इस टाइप के एंजाइम्स आगे फर्दर एक्टिवेट हो पाए. दैट इज द मीनिंग ऑफ कोएंजाइम. अब एटीपी जो है, मींस यहाँ पे खुद एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है. सो बाय डेफिनेशन अगर कोएंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उसमें एनर्जी लेकर आता है ताकि वो कैटेलाइज कर पाए फर्दर, सो एनर्जी भी तो वही करता है. सो एनर्जी कैन इटसेल्फ बी सेड एज कोएंजाइम. सो दैट्स व्हाई एटीपी, क्योंकि हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है और उसके पास जो भी एक्सेस एनर्जी होता है उसको वो ट्रैप करके रखता है और हर स्टेप में, हर एक एक्शंस में उसी एनर्जी को पास ऑन करवाता है. ओके, बाय गिविंग द वन ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो वो पास ऑन करवाएगा, तो उस पूरे रिएक्शन में जो मेन प्रिंसिपल एंजाइम होगा वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन आगे कैटेलाइज करवाएगा. ओके, सो दिस इज द मींस ये कंपाउंड लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे यही काम चलता रहता है. अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ, यस मैम. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट. 29B. 29B. ओके, मैम 30 का सी, 28C. 28. हाँ यस मैम 28 का सी, 28D. ओके, 28D. हाँ नहीं मैम 28 का डी होगा ना. Okay, let's see. Samiksha is saying 30th C. Okay, chalo. Let's look into question number 28 first. Which of the following process means bundle sheath में exactly क्या हो रहा है? मैम बंडल शीट में Decarboxylation. यस मैम OAA जो है ऑक्सिलेटिक एसिड वो कन्वर्ट होगा बाय C3 एसिड और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा आगे लिया जाएगा, राइट? तभी तो लिमिटेड CO2 लेकर हाँ, C4 प्लांट जो है मींस हाफ ऑफ द CO2 कंसंट्रेशन में वो डबल ग्लूकोज प्रोड्यूस कर पाता है ग्लूकोज प्रोड्यूस एज कंपेयर टू C3 प्लांट. उनके कंपैरिजन में yes, उनको हाफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की और रिक्वायरमेंट है, रिसाइकल कर रहा है ना CO2, राइट? वही दैट्स व्हाई सेम CO2 ऊपर भी है नीचे भी.
Correct. So that's why D is the right answer. Then question number Yes, ma'am. 29. 29 का light reaction of photosynthesis occurs वो in thylakoid. thylakoid. Sure. Sure. Correct. Everyone is correct. Yes, yes. Don't get stressed. Okay. Question number 30. Water stress causes wilting of leaf. Correct. But can Yes, anyone tell me what is the meaning of wilting? मैम मतलब वो वाटर का में तो वो फ्लैसिड हो जाता है ना, वो एक तरफ बेंड कर जाता है. Okay. मतलब यूजुअली लीव्स कैसे होते हैं, लीव्स परपेंडिकुलर होते हैं टू रिसीव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, जितना रिसीव कर सकते हैं उतना. तो विल्ट हो जाता है तो वो नीचे ऐसे करेक्ट नीचे हो जाता है. मुरझाना, दैट इज विल्टिंग. मुरझाना. राइट. मींस वो फूल खिले रहते हैं, बाद में मुरझा जाते हैं, तो सारे लीव्स या पेटल्स जो होंगे वो कंप्लीटली नीचे वो प्रॉपरली ऊपर की तरफ या उनके ओरिजिनल पोजीशंस पे वो नहीं रहेंगे. सारी चीजें, सारी बॉडी लूजली हो जाएगी, वो सारे टिश्यूज लूजली पैक्ड होंगे. ऐसा क्यों होता है? नाउ वाटर स्ट्रेस की वजह से ऐसा क्या होता है? अगर वाटर स्ट्रेस रह जाता होता है अगर ज्यादा, तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा कभी भी ओपन नहीं होता, क्लोज्ड फॉर्म में रहता है. अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो इसकी वजह से CO2 जो है उसका गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और अगर CO2 नहीं मिल पाया तो फोटोसिंथेसिस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. और अगर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा, हेंस देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो अगर ज्यादा एनर्जी नहीं होगी तो उसकी वजह से विल्टिंग, तो लीव्स या फिर फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे डेड अपीयर होते हैं. ओके, सो वो डेड अपीयर होंगे, मींस उनका कलर फेड होने लगेगा. सो दैट विल बी द फर्दर प्रोसेस, और उसके बाद स्लोली डेथ ऑफ द लीफ. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ विल्टिंग. Whether he has said shrinking of leaves, you can say. To understand, आप बोल सकते. Okay. B. 32B. Okay. Ma'am, 33C. Yes, ma'am. B. B. Okay. Yes, ma'am. B, 31B. Okay. All are correct. 33. 33 Yes. का A और C में कंफ्यूजन था. Okay. This complete oxidation of pyruvate takes place in. Complete oxidation of pyruvate is nothing but complete oxidation of glucose. तो एंड तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होगा. Yes, राइट. yes. भले ही शुरुआत साइटोप्लाज्मा में होगा, बट एंड हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा. दैट्स व्हाई दिस आंसर इज नॉट, मींस माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्पेसिफिक पॉइंट मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ याद करके जाते तो बी और सी में कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप. Okay. Let's move on. Next questions. B. मैम 34 का A. Okay. चलो 1 by 1. 34A. 35. मैम 35 का B, मैम. B. Okay. हाँ मैम B होगा. 36. 36 का C. C. Okay. Okay. Anyone else? ऐसा लग रहा है कुछ और? Okay. Question number 34. दो चीजें हैं, ध्यान से देखो. आपको शायद मैंने एंजाइम्स के बारे में बताया था कि एग्जैक्टली जब लैक्टिक एसिड बन रहा है तब तो एक ही एंजाइम की रिक्वायरमेंट है. मैं मेन वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर पूरा ही पता चल जाएगा आपको. बट जब एक्चुअली
इथेनॉल का साइकिल चलेगा, मींस प्रॉपर फर्मेंटेशन जब चल रहा था तो सबसे पहले क्या होगा, NADH, पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा तभी तो इथेनॉल बनेगा, Yes, ma'am. 2 कार्बन कंपाउंड। दूसरी चीज जो NADH ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनता है, वो NADH का इस्तेमाल होता है ना, वो एनर्जी यूज होता है। हाँ, yes, yes. तो जब NADH से NAD+ होगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सो डिहाइड्रोजनेज। सो दोनों ही एंजाइम्स का बेसिक यूज होता है इन दिस प्रोसेस, बट व्हेन इट इज साथ ओनली में। फॉर लैक्टिक एसिड देन ओनली डिहाइड्रोजनेज। याद आया कुछ? लिखवाया था आपको ये चीज? Yes, yes, दोनों ही ma'am. एंजाइम्स मेंशन करवाए थे। सो दिस इज आवर टिपिकल फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो रिएक्शन इन्होंने लिखा है और ये जो रिएक्शन है, इसमें ये फर्मेंटेशन रिएक्शंस हैं, तो दोनों ही इस्तेमाल होंगे, दोनों ही एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल है। देन क्वेश्चन नंबर 35, TCA साइकिल इज नथिंग बट योर क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सो वो साइकिल में जिसने डिस्कवर किया वही मेन पर्सन है, हैंस क्रेब, इसीलिए उसका नाम क्रेब साइकिल है। And question number 36, it is also correct. This is also correct. Yes, ma'am. Okay, chalo. Let's move on. Okay, यहाँ पे 37 and 38, I think आपके okay, दूसरे पोर्शन के मैम 37 का D है। 37 का D, okay. B. Yes, ma'am. Okay, question number 38, I'm assuming समझ में नहीं आ रहा होगा। मैम C और D में कंफ्यूजन है। C और D में, ओके। चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीवांस। कॉन्ट्रीवांस का मीनिंग है कोई भी स्किल या मेथड, ठीक है, ये कोई स्किल या मेथड होगा, उस चीज को कॉन्ट्रीवांस बोलते हैं। एंड हर्कोगेमी इज द मेथड। हर्कोगेमी सब लोग लिख लो, हर्कोगेमी का मीनिंग है, आई विल राइट ओवर हियर ओनली, इट्स अ सेपरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर, उनके बीच में डिस्टेंस लाना। दैट इज हर्कोगेमी, कोई भी मेथड से, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरली हो रहा हो। एंड कॉन्ट्रीवांस का मीनिंग है मेथड्स और एनी स्किल। ओके, ये चीज। अब इसमें 1 by 1 देख लेते हैं। एलोगेमी, एलोगेमी का मीनिंग है पॉलिनेशन ऑन डिफरेंट प्लांट। ओके, सो ये चीज हो गई पॉलिनेशन ऑन डिफरेंट प्लांट। अब ध्यान से देखो, बाकी सारे मेथड्स भी मैं आपको अभी बता दूंगी, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टिग्मा, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा एंड एंथर को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड्स का इस्तेमाल होता है। सो ह्यूमन या मैनमेड मेथड्स क्या होते हैं कि एक एंथर मींस एक पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके बीच में आपस में ही हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर्स हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, उनके बीच में खुद ही फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्लांट के जो भी फ्लावर्स होंगे उनके एंथर्स को रैप करके रखेंगे और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को रैप करके रखेंगे। एंड देन जो भी पोलन ग्रेन मींस क्रिस क्रॉस जो होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाए जाएंगे। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इसका आंसर ए है। नाउ ऑटोगैमी, ऑटो मींस अपने आप, अपने आप ही, राइट, मतलब तो एक ही फ्लावर के अंदर ही हो, एक ही प्लांट के अंदर। ओके, करेक्ट करेक्ट। सो अगर सपोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है एक ही प्लांट में, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर सेल्फ पॉलिनेशन मींस किसी की हेल्प नहीं लगी, नेचुरली अपना प्लांट जो है मींस एक फ्लावर जो है एंथर एंड स्टिग्मा जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑटोगैमी। देन एक होता है कैस्मोगैमी।
ध्रुव, डू यू अंडरस्टैंड? आपको कंफ्यूजन हो रहा था, सो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? नो मैम, मुझे लगा Okay. कि एलोगेमी नहीं हो। ओके ओके, सो बेसिकली कैस्मोगेमस फ्लावर्स मींस ऐसे फ्लावर्स जिनके पेटल्स ओपन रहते हैं, ठीक है, और उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कंप्लीटली एक्सपोज्ड रहता है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्सपोज्ड रहेगा उसको बोलेंगे कैस्मोगेमी। हाँ यस मैम। मींस जो पेटल्स है ना वो पूरे के पूरे फ्लैट फॉर्म में रहते हैं, वो कवर करके नहीं रखते, दैट इज कैस्मोगेमी। एंड क्लिस्टोगेमी उसी का ऑपोजिट कंडीशन, यानी यहाँ पे पेटल्स ने क्या कर रखा है, इनक्लोज करके रखा है, दैट इज क्लिस्टोगेमी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो फ्लावर क्लोज्ड है, ठीक है, सो क्लोज्ड फ्लावर्स, और किसकी वजह से क्लोज्ड होता है, बाय पेटल्स। तो अगर ऐसा हुआ तो ये फ्लावर्स क्या करेंगे, ऐसे फ्लावर्स में क्या होगा, हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा ना, वो कभी उनके पॉलिन ग्रेन्स को मौका ही नहीं मिलेगा बाहर जाने का, या फिर नेचुरली बाहर वो विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू कभी जा ही नहीं पाएंगे, तो हमेशा ही उनका सेल्फ पॉलिनेशन रहता है। सो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इज ए। एक्चुअली दिस बिलोंग्स टू अनदर पार्ट, जब आप 12th में रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ोगे तब ये चीजें आप बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हो, बट ओके चलो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गया एग्जैक्टली क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर। एनी अदर डाउट्स? 37 वो करेक्ट दैट इज करेक्ट, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, दैट इज करेक्ट। यस ओके चलो लेट्स मूव क्योंकि ऑन। वो एलिमिनेट किया, मेरे को पता नहीं था इंसेक्ट्स का अपना होता है। नेम इंसेक्ट्स वाले, मतलब मैलेकोफाइली तो नहीं होता, कुछ और एनिमोफिली, को याद। एनिमोफिली दैट इज पॉलिनेशन बाय सॉरी एंटोमोफिली, एंटोमोफिली बाय एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स, okay, and wind pollination is anemophily, एनेमोफिली एंड वाटर से हाइड्रोफिली, right, and birds are ornithophily. यस मैम। 42D में 42D, यस मैम। 40A, Yes, ma'am. 40A. okay, कुछ बच्चे कह रहे हैं 40C, okay, let's write down 40 का C. नहीं मैम 40 का C होगा। 40 का C, okay. ओके, क्वेश्चन नंबर 41 विदाउट वेस्टिंग, पैशन फ्लावर का नाम पता है ना, पैसीफ्लोरा बोलते हैं, ये हमने पढ़ा भी है, मॉर्फोलॉजी के टाइम पे पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी के टाइम। ओके, सो पैसीफ्लोरा जो है उसका सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड्रोफोर। अभी इनका मीनिंग क्या है, एंड्रोफोर या गाइनोफोर, अगर कोई स्पेशल स्टॉक लाइक अपीयरेंस है, यानी एक स्टॉक है, एक बेस मींस लॉन्ग पिलर लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके ऊपर मेन फिर एंथर या फिलामेंटेड एंथर या स्टेमन कह लो अटैच्ड है, दैट इज नोन एज एंड्रोफोर। अगर गाइनोफोर होगा तो उस फ्लावर के अंदर पहले एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर फिर ओवरी एंड स्टिग्मा स्टाइल ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी।
अगर एंड्रोगाइनोफोर है तो एक पूरा कॉमन स्टॉक है, उस कॉमन स्टॉक के ऊपर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ओरिजिन हो रहे हैं, तो मींस वो डायरेक्टली तो थैलेमस जैसे के चाइना ऊपर नहीं रोज हो में रहे हैं। होता है ना, सॉरी, किसमें? चाइना रोज में होता है चाइना रोज में भी होता है, बट वो सिर्फ स्टेमेन के लिए, सॉरी, वो एंड्रोगाइनोफोर हो जाते हैं, उसमें दोनों ही एक लॉन्ग स्टॉक के सिर्फ ऊपर कार्ब। बने हुए हैं। यस मैम। ओके, सो दैट कंडीशन इज हाँ नोन एज yes, एंड्रोफोर। ये पैसिफ्लोरा का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, बैलेंस कर दिया इक्वेशन को, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। यस मैम। ओके, सो उसके हिसाब से वैसे तो सब करेक्ट ही है, बट वो बैलेंस के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। मैम 43 का ए। मैम 45 का बी। ओके, 44B. 44D, ओके। Anyone D else? नहीं मैम, B. B, okay, B. ओके, एनीवन एल्स? किसी को लग रहा है कुछ ऐड करना है? क्वेश्चन नंबर 43 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, बी इज करेक्ट। एल्यूरोन लेयर याद आ रहा है किसी को, क्या है? मैम वो एंडोस्पर्म का आउटर मोस्ट। एंडोस्पर्म का आउटर मोस्ट, मतलब ओके, वो सो यस, मोनोकोटिलेडोनस सीड में प्रेजेंट होता है टू सेपरेट एंडोस्पर्म एंड कोटिलेडोन। करेक्ट करेक्ट। सो दैट इज व्हाई उनका एंजाइम सिंथेसिस मेन फंक्शन है, ठीक है। यस क्वेश्चन मैम। नंबर 45, the characteristics 45 of group is? मैम बी होगा, क्योंकि वो बेसिकली मुझे याद है कि ड्रूप कोकोनट होता है, तो उसके लिए। ओके, ओके, सो बेसिकली ड्रूप, उसके अलावा और किसको हम ड्रूप बोलते हैं? मैंगो होता है मैम, एक और एग्जाम। मैंगो, रेस्पबेरी, ये सारे ड्रूप्स हैं। यस। इट मींस स्टोनी एंडोकार्प, ठीक है। तो लिग्निफिकेशन या उनका जो भी स्टोन स्क्लेरेनकाइमा का जो भी वहां पे एसिमिलेशन होगा, वो कहाँ पे होगा? इन द ओवरी वॉल, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। उसके अलावा अगर पेरिकार्प को स्टोनी करें या फिर मेसोकार्प या एंडोकार्प, तो उनका जो मेम्ब्रेनस, उनका जो एक्सोकार्प होता है, दैट इज गोइंग टू बी मेम्ब्रेनस, ठीक है। देन उनका जो मेसोकार्प होगा, मेसोकार्प यानी उनका पल्प, दैट विल बी फ्लेशी, एंड एंडोकार्प इज गोइंग टू बी स्टोनी। हाँ। Okay, yes so that yes is the ma'am. main characteristics. Okay, rest all are correct. Moving on, next section. I'm 46 का B and 47 का C.
47C, yes. A. Okay. Yes, ma'am. 48. ओके, एनीवन जिसको ऐसा लग रहा है कुछ कोई और आंसर्स देना है या फिर कोई एनी अदर ऑप्शंस? No, ma'am. नो? ओके, क्वेश्चन नंबर 48 बच्चे एक बार ध्यान से देखो। मेरे को लग रहा है 48 का सी है। ओके, आपको 48 का सी लग रहा है। देखो, है तो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया, चारों ऑप्शंस रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया से। Yes, ma'am. यू जस्ट हैव टू थिंक प्रॉपरली कि एग्जैक्टली कहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। मतलब आई थिंक सो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्योंकि वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है। ओके, ओके, पहली चीज, जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेनल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और वही इनर मेम्ब्रेनल लेयर्स की फोल्डिंग होती है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल, राइट? हाँ, यस सो मैम। देयरफॉर यहाँ पे राइट आंसर इज बी, वहां पे उनका मेजर प्रेजेंस होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 बोथ आर करेक्ट, बट इसमें एक चीज बतानी थी। ऑप्शन सी पता है एचएमएस पाथवे क्या है? आई एम नॉट श्योर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या पाथवे। ओके, सो बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पे हेक्सोस यानी 6, तो 6 कार्बन बेस्ड शुगर होगा एंड मोनोफॉस्फेट, एंड उसका इनके इस्तेमाल से बेसिकली क्या करना है कि NADH जो है वो NADP बनाएगा, एंड देन फर्दर जो हेक्सोस है वो पेंटोज में कन्वर्ट होगा। ओके, इट इज अनदर पार्ट। ये पूरे के पूरे रिवर्सिबल शुगर पाथवे एक होता है, उसमें काम आता है। सो इट इज इन डेप्थ, आपको हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है, अभी आपको ध्यान नहीं देना, बट इसका नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज होगे इन फ्यूचर। सो अगर ऑप्शंस में ये दिख जाए तो अभी आपके सिलेबस के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है और इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट कि ये क्या है और आपने नहीं पढ़ा, तो इसीलिए आपको पहले ही मैंने बता दिया अगर ऑप्शंस में दिखे तो। रेस्ट ऑल आर करेक्ट। चलो लेट्स मूव ऑन। यस मैम। मैम 49 का सी। 49C 50 का सी। A. ओके, 51A यस मैम, ये लग रहा है। राइट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कुछ याद आ रहा है? सक्सिनेट कोएंजाइम है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? फिर बनेगा सक्सिनिक एसिड। राइट। Yes, ma'am. सो उसी चीज में CO2 इवॉल्व होता है ना? हाँ, यस मैम। CO2 जब इवॉल्व अल्फा होता है, कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, उसके बाद में जब CO2 रिलीज होके सक्सिनल CoA बने।
राइट, एंड विच एनर्जी मॉलिक्यूल, कोई एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होता है, NADH। राइट राइट, तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल में तो अल्फा कीटो ग्लूटाराइड से हाइड्रोजन भी लेते हैं एंड देन हाँ, वो उससे हाइड्रोजन निकल जाता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। राइट राइट राइट, एंड वन कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो, वन कार्बन आल्सो, so that's why oxidation and decarboxylation is the main process. Okay, rest 49 and 50 are correct. Okay. मैम 54A 54A 52 का A 52 का A 53D D. Okay. Okay. Anyone else? कोई और ऑप्शन लग रहे हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 53, बच्चे ध्यान से देखो क्या पूछ रहे हैं। एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम्स मोर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ नहीं करना, बस देखना है कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एरोबिक में कितना होगा 38 yes, और एनारोबिक में 2, सो 2 टाइम्स 19 टाइम्स 2 इज 38, 38, yes ma'am। right? So answer is going to be C over here. C। So 19 into 2 कर दो डायरेक्टली, देखने के लिए कि कितना टाइम्स वो ज्यादा है उनसे, बस यही है। ओके, बाकी राइट है, सॉरी रेस्ट चेक करेक्ट। राइट, रेस्ट आर करेक्ट। ओके, मैलिक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनेगा ना, राइट, क्रेब्स के साइकिल में लिए मैलिक उसको, एसिड बनता है, वापस से फिर OAA बन जाता है, हाँ तो साइकिल OAA कंप्लीट हो बनेगा, जाता है। यस मैम, साइकिल कंप्लीट। मैम 55 का D और मैम 56 का B मैम 57 का B। ओके, एनीवन एल्स? कोई ऐसा, कोई ऐसी चीज एक्सप्लेनेशन? क्वेश्चन नंबर 56 अगर याद नहीं आ रहा तो हमें क्या क्या देखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा कॉम्प्लेक्स, आपको याद करो। वो डायग्राम अगर दिमाग में है तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे कहाँ पे क्या हो रहा था। ओके, सो वो कॉम्प्लेक्स का पोजीशन एंड रेस्ट ऑफ द पोजीशंस आपको ध्यान में रखने हैं। रेस्ट आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर रॉन्ग। यस मैम। ओके, चलो हमारा लास्ट सेट, मेरे पास 60 क्वेश्चंस ही थे, दीज आर द लास्ट सेट। 58 का A 60 का D 59 का C। ओके, एनीवन एल्स जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी? नो मैम, समझे। ओके, सो ऑल आर करेक्ट, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ओके, ये 60 क्वेश्चंस थे। आई होप एवरीवन रिवाइज्ड एवरीथिंग, सारी चीजें फ्लैशबैक में रिकॉल हो गई होंगी कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी यस थी। यस मैम। वन मोर पार्ट,
अभी इसके बाद आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, लेवल 1, लेवल 2 ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, प्लीज एवरीवन कंप्लीट इट। आज आपने ये 60 क्वेश्चंस देखे, इसके अलावा आई थिंक समवेयर अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस लेवल 1 में है दोनों ही चैप्टर में, एंड 30-40 क्वेश्चंस कुछ ऐसा लेवल 2 में है। सो प्लीज सॉल्व इट। तो क्या होगा, अभी ये सब सॉल्व करोगे तो समवेयर अराउंड 300 क्वेश्चंस, मोर देन 300 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके होंगे, जिसमें से कुछ एडिटिव या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी होती है। सो ये समीक्षा मैं पीडीएफ डालूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं आपके मॉड्यूल से क्वेश्चंस अगर मैं ले रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है, ओके, इफ आई जस्ट सेड, आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। सो अगर मैं आपके मॉड्यूल से क्वेश्चंस ले रही हूँ, देन आई डोंट सेंड दोज काइंड ऑफ पीडीएफ, क्योंकि ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में है। आप आज नहीं तो कल आपके पास वो क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस करोगे। जब भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ मेरे पास आते हैं, विच आई फाइंड कि मॉड्यूल से पहले ऐसे क्वेश्चंस आपको देखना जरूरी है, दोज पीडीएफ आई ऑलवेज सेंड। ओके, सो ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, बट दिस पीडीएफ अकेले ये काम नहीं करेगा, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमने डिस्कस किया, ये पूरा डिस्कशन सेशन था, काइंड ऑफ रिविजन हो गया, बट अब आप सबको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सारे करोगे तभी, अभी टेस्ट भी आने वाले हैं ना, आई थिंक आप लोगों के टेस्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन जो सेशन होगा, नॉट इन दिस क्लास, जो हमारी कॉमन क्लास होती है दूसरी वाली, जिसमें 1, 2 और भोपाल और यहाँ वहाँ के बच्चे सब साथ में रहते हैं, तो उस सेशन में आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स और दूसरा बॉटनी भी पैरेलली ऑनलाइन रिविजन फिर से स्टार्ट होगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस नहीं हुआ है। सो ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। सो दोज हु रियली नीड रिविजन, ऐसा लग रहा है बॉटनी एक बार में नहीं समझ में आया, सो क्लास अटेंड करो, रिकॉर्डिंग देखो, बार बार आओ, पूछो। अभी 11th के बाद जो 12th की क्लास होगी, पहली क्लास, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे देन आई एम रियली सॉरी, मैं पार्टिसिपेट नहीं करवाऊंगी आपको। फिर जब तक आप पूरा 11th का टास्क कंप्लीट नहीं करते, तब तक आप 12th की कोई भी क्लास में नहीं बैठोगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द ग्रुप दिस ईयर। तो मुझे आपके परफॉर्मेंस, आपके ओवरऑल ईयरली कितने मार्क्स आपके आए हैं, देन प्लस वो स्टूडेंट कितना सिंसियर था बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों चीजें जज करके ही मैं 12th के हिसाब से सबके ग्रुप्स बाइफरकेट करने वाली हूँ। सो मेक श्योर थोड़ा सा डरना शुरू कर दो। तो अगर ऐसा हुआ, बैच दो या 3 बैचेस में अगर आप फिर से डिवाइड हुए, इस बार शफलिंग हो जाएगी, और अगर डिवाइड हुए और बैच अब डिवाइड होगा सिंसियरिटी के बेसिस पे, तो जो बच्चे, सपोज 3rd बैच ऐसा है जिसमें सिंसियर बच्चे नहीं है, तो 3rd बैच का 12th भी तभी स्टार्ट होगा जब तक वो पूरा 11th का टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेता। ओके, अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, आप लोग को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात है। सो दोज स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन 12th न्यू सेशन, क्योंकि अब हार्डली 2 चैप्टर और 3 चैप्टर्स ही रह गया है, एंड वी हैव मच सफिशिएंट टाइम। सो मुझे अब सिलेबस को आगे रश करके कंप्लीट करवाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे नहीं करवाना। वैसे बेटर अभी एटलीस्ट जो चैप्टर्स हमारे हुए हैं, कम से कम 19-20 चैप्टर्स जो हमने अच्छे से पढ़े हैं, एटलीस्ट रिवाइज देम प्रॉपरली। ओके, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके नीट में सबसे ज्यादा वेटेज लेते हैं, पूरा का पूरा 11th। 12th बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, 3 to 4 मंथ्स में हम 12th खत्म कर देंगे, तो 12th का टेंशन मत लो, फैक्ट बेस्ड है पूरा, 11th पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और बॉटनी अभी से ही छोड़ दोगे तो बाद में कुछ भी याद नहीं आएगा। सो एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट I'm preparing. Okay, let's I have to prepare, I have to do some kind of thinking कि आप लोग के बैचेस को नेक्स्ट वीक के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अभी के लिए इतना ही, बाकी बच्चे जो भी अगर डाउट है इन केस, बोथ जूलॉजी, बॉटनी, एनीथिंग, यू कैन मैसेज मी, यू कैन रीच आउट टू मी, क्योंकि अब तो ऑफलाइन में हम मिल नहीं रहे, सो दैट इज द ओनली वे। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, होप एवरीवन विल स्टडी। बाय एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड। Yes. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye bye.